हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के थर्ड पार्ट के बारे में। इसकी 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। इस थर्ड पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे इशू ऑफ शेयर्स के बारे में विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे सेपरेट चैनल इकोनॉमिक्स बाय जोली कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने भी रिटन नोट्स हैं माइक्रो, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक्स के, वहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर अपलोड किए जाते हैं, आप जाकर देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इशू ऑफ शेयर्स, इसके बारे में थोड़ा थ्योरेटिकल बेस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हमारे पास आता है पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स एंड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कि पब्लिकली अपने शेयर्स मार्केट में इशू करना कैपिटल रेज करने के लिए, ताकि जनरल पब्लिक से अमाउंट रिसीव की जा सके और उस अमाउंट को एज अ कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट किया जा सके। और जनरली पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स कौन करता है? पब्लिक कंपनीज। पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स मीन्स issuing the shares to the general public to raise the capital from public। पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है? जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू करना ताकि उनसे कैपिटल रेज की जा सके। इट इज फॉलोड बाय पब्लिक कंपनीज। जनरली ये पब्लिक कंपनीज फॉलो करती हैं और अपने शेयर्स मार्केट में इशू करके अरेंज करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स का मतलब है कि अपने शेयर्स को प्राइवेटली प्लेस कर देना, यानी सिलेक्टेड पर्संस को अपने शेयर्स सेल करना, कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को अपने शेयर्स सेल करना। इस केस में शेयर्स जनरल पब्लिक को मार्केट में इशू नहीं किए जाते, प्राइवेटली प्लेस किए जाते हैं, पर्टिकुलर पर्संस को शेयर्स सेल किए जाते हैं। और बेसिकली ऐसी शेयर्स की इशू कौन करता है? Private companies। Private placement of shares means issuing these shares privately to some selected group of persons। Private placement of shares का मतलब क्या होता है कि अपने shares privately sell करना, place करना, किनको? कुछ group of individuals को, कुछ group of persons को। It is followed by public as well as private companies। ज़्यादातर इस इशू को कौन यूज करता है? प्राइवेट कंपनीज। लेकिन पब्लिक कंपनीज भी इसको यूज कर सकती हैं अगर उन्होंने प्राइवेटली अपने मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स प्लेस करने। नेक्स्ट हमारे पास आता है अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स, यानी जब शेयर्स सेल किए जाते हैं या फिर प्राइवेटली प्लेस किए जाते हैं तो उसके रिगार्डिंग अकाउंटिंग कैसे डिवाइड की जा सकती है। बेसिकली हम अपनी अकाउंटिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, issuing the shares for cash and issuing the shares for other than cash। इसमें से फर्स्ट हमारे पास आता है इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, यानी अपने शेयर्स इशू करना कैश के बदले में, कैश रिसीव करना और शेयर्स इशू करना। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश मीन्स issuing the shares against value of share। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश का मतलब क्या है कि अपने शेयर्स इशू करना बाय रिसीविंग अ सर्टेन वैल्यू। जो शेयर्स की वैल्यू है, जो आपने वैल्यू डिसाइड की है पर यूनिट की, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपके शेयर्स सेल किए जाएंगे और बदले में आपको कैश मिल जाएगी। अंडर दिस कंपनी रिसीव्स द अमाउंट बाय चेक और अ बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स। जब आप शेयर्स इशू करते हो मार्केट में तो आपको जो अमाउंट मिलती है वो चेक के थ्रू मिलती है या फिर किसी बैंक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मिलती है, यानी शेयर्स इशू करते हुए बैंक की इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। नेक्स्ट हमारे पास है कंडीशन ऑफ इशूइंग दी शेयर्स, यानी वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें हम शेयर्स इशू कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास आती है एट पार। एट पार का मतलब होता है कि जो शेयर्स की ओरिजिनल वैल्यू डिसाइड की गई थी कंपनी के द्वारा, उसी वैल्यू पर अपने शेयर्स इशू करना, यानी कि नॉमिनल वैल्यू में, ओरिजिनल वैल्यू में या फिर कह लीजिए फेस वैल्यू पर। और जब एक कंपनी अपने शेयर्स ओरिजिनल वैल्यू पर इशू करती है तो वो अमाउंट
टू डिफरेंट मेथड्स में रिसीव कर सकती है। या तो वो अमाउंट लमसम अमाउंट रिसीव करेगी, यानी एक ही बार में सारी अमाउंट, बाय रिसीविंग ऑल अमाउंट एट वंस, या फिर इन इंस्टॉलमेंट्स बाय कॉलिंग द वैल्यू ऑफ शेयर्स इन इंस्टॉलमेंट्स। सो इट मीन्स अगर एक कंपनी अपने शेयर्स ओरिजिनल वैल्यू पर इशू करती है तो वो एक ही बार में सारी अमाउंट कॉल कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 शेयर 100 रुपीज़ का है और 100 रुपीज़ सिंगल टाइम में कॉल कर लिए गए हैं, सो इसको हम क्या बोलेंगे, लंप सम, यानी एक ही बार में सारी अमाउंट रिसीव कर लेना। नेक्स्ट, इंस्टॉलमेंट्स में क्या आता है, जो शेयर की वैल्यू है वो कुछ कॉल्स में डिवाइड कर दी जाती है, जैसे कि फर्स्ट 20 रुपीज़, देन 30 रुपीज़, अगेन 20 रुपीज़ एंड 30 रुपीज़। सो ये हमारे पास हो जाएंगे टोटल 100 रुपीज़। ऐसे ही सेकेंड कंडीशन हमारे पास आती है एट प्रीमियम। एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है, एट एक्स्ट्रा वैल्यू, मोर देन द ओरिजिनल वैल्यू। सो जब एक कंपनी अपने शेयर्स ओरिजिनल वैल्यू से हायर प्राइस पर सेल करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एट प्रीमियम, अबव द फेस वैल्यू। इसमें भी सेम कंडीशंस अप्लाई होती हैं। अगर एक कंपनी अपने शेयर्स प्रीमियम पर सेल करना चाहती है तो उसके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या तो वो डायरेक्टली अमाउंट सिंगल टाइम में रिसीव कर ले, दैट इज लंप सम, या फिर वो इंस्टॉलमेंट्स में भी अमाउंट कॉल कर सकती है। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन एट डिस्काउंट होना चाहिए, लेकिन वो कंपनीज एक्ट के द्वारा कैंसिल कर दिया गया है, यानी कोई भी कंपनी अपने शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती एज पर द एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013। सो इन सभी कंडीशंस में से आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट कंडीशन का फर्स्ट पार्ट, यानी इशूइंग द शेयर्स एट ओरिजिनल वैल्यू एंड रिसीविंग द अमाउंट इन लंप सम। ओरिजिनल वैल्यू पर अपना शेयर इशू करना और सारी अमाउंट एक ही बार में रिसीव कर लेना। तो इसके रिगार्डिंग आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन अंडरस्टैंड करेंगे। सो इशू ऑफ शेयर्स एंड अमाउंट पेएबल इन लंप सम। लंप सम मीन्स रिसीविंग द होल वैल्यू ऑफ शेयर्स एट वंस। लंप सम का मतलब क्या होता है कि जो शेयर की ओरिजिनल वैल्यू है वो एक ही बार में रिसीव कर लेना। अंडर दिस एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स आर मेड सिमल्टेनियसली। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें कंपनी मार्केट में अपनी एप्लीकेशंस इशू करती है, इन्वेस्टर्स से, शेयर होल्डर से एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है और सिमल्टेनियसली ही, मतलब उसके साथ ही अपने अलॉट भी कर देती है शेयर्स। सो इसमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के रिगार्डिंग सिंगल एंट्रीज पास की जाती हैं। सो ये हमारे पास है अकाउंटिंग एंट्रीज और प्रोसेस ऑफ इशूइंग शेयर्स। सो ये वो अकाउंटिंग एंट्रीज हैं जो कंपनीज को प्रिपेयर करनी होती हैं अपनी बुक्स में वाइल इशूइंग दी शेयर्स। सो ये प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है जब एक कंपनी एट पार पे अपने शेयर्स इशू करती है, यानी ओरिजिनल वैल्यू पर इशू करती है और अमाउंट एक ही बार में कॉल करती है। फर्स्ट एंट्री हमारे पास आती है फॉर रिसीविंग शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। तो सबसे पहले कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में इशू करने के लिए एप्लीकेशंस को इनवाइट करती है, एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी रिसीव करती है, यानी प्रोस्पेक्टस मार्केट में इशू किए जाते हैं। जिन पर्सन्स को इन्वेस्ट करनी होती है अपनी अमाउंट, वो इन्वेस्टमेंट और अलॉटमेंट मनी पे करते हैं। सो इट मीन्स सबसे पहले कंपनी को अमाउंट रिसीव होगी रिगार्डिंग दी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। सो क्योंकि यहां पर बैंक इन्वॉल्व है, कैश में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती, इसीलिए फर्स्ट एंट्री हमारे पास क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। एप्लीकेशंस इनवाइट करने पर जिन पर्सन्स ने कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है, जिन शेयर होल्डर्स ने अपनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी है, वो कंपनी को अमाउंट पे करेंगे। सो कंपनी में अमाउंट रिसीव हो रही है, पैसे आ रहे हैं, इसलिए बैंक को हम क्या करेंगे, डेबिट। दूसरी तरफ ये अमाउंट हमें कहां से रिसीव हो रही है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी से। सो इसलिए क्रेडिट हम किसको करेंगे, टू
डैश शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, यानी जो शेयर्स हमने इशू किए हैं, जिसकी एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हुई है, उसको हमने क्रेडिट कर देना है। यहां पर डैश का मतलब क्या है, जोन से शेयर्स आपने मार्केट में इशू किए हैं। अगर इक्विटी शेयर्स हैं तो यहां पर आपको इक्विटी शेयर मेंशन करना है, और अगर आपने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं तो यहां पर प्रेफरेंस शेयर्स मेंशन करना है। सो अभी हम इक्विटी मेंशन कर देते हैं। तो ये हमारे पास है फर्स्ट स्टेप, या फिर कह लीजिए फर्स्ट अकाउंटिंग एंट्री। कंपनी को अमाउंट रिसीव हो रही है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, और ये अमाउंट किसके थ्रू रिसीव हो रही है, थ्रू एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। सेकेंड एंट्री हमारे पास आती है फॉर ट्रांसफरिंग शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी टू शेयर कैपिटल। अब फर्स्ट एंट्री में जो हमें अमाउंट रिसीव हुई है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट से, उस अमाउंट को हम अपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि जब तक हम उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करेंगे तब तक वो हमारी बैलेंस शीट में शो नहीं हो पाएगी। सो जो अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में हमें रिसीव हुई है, उस अमाउंट को हम कहां पर ट्रांसफर कर देंगे, अपनी शेयर कैपिटल में। और ये अमाउंट हमें कब ट्रांसफर करनी होती है, जब हम अपने शेयर्स अलॉट करते हैं। सो अलॉटमेंट के टाइम पर जब कंपनी अपने शेयर्स अलॉट कर देगी, एट दैट टाइम हमें अपनी अमाउंट को ट्रांसफर कर देना है शेयर कैपिटल में। सो एंट्री क्या आएगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सो ये हमारे पास है एंट्री, जिसमें हमने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट से जो अमाउंट रिसीव हुई थी उसको हमने ट्रांसफर कर दिया अपनी बैलेंस शीट में, यानी शेयर कैपिटल में, और अब हम अपने बिजनेस पर्पस के लिए इसको यूज कर सकते हैं। सो ये हमारे पास है दोनों एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री हमारे पास आएगी अमाउंट रिसीव करने की अगेंस्ट दी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और सेकेंड एंट्री हमारे पास आएगी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट से जो अमाउंट हमें रिसीव हुई थी उसको ट्रांसफर करने की। और ट्रांसफर हम कब करते हैं, जब कंपनी शेयर्स अलॉट करती है अपने शेयर होल्डर्स को। तो इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल एग्जांपल सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्किंग नोट्स एंड बैलेंस शीट। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अभी इसको लाइक जरूर कर दीजिए, और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल्स हैं उन सभी में इसको शेयर कर दीजिए। सो ये हमारे पास क्वेश्चन, डायनामिक लिमिटेड ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन ऑन 1 April 2020 1 lakh equity share of ₹10 each at par payable along with application। सो यहाँ पर हमें कह रहे हैं डायनामिक लिमिटेड ने पब्लिक में शेयर्स इशू किए हैं सब्सक्राइब करने के लिए 1 April 2020 को। 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं और ईच शेयर का प्राइस है 10 रुपीज़। पार पर इशू किए गए हैं और सारी अमाउंट एक ही बार में रिसीव होगी एप्लीकेशन के साथ, यानी लम सम अमाउंट रिसीव की जाएगी। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर ऑल द शेयर्स बाय 30th April 2020। सो कंपनी ने अपने शेयर्स 1 April 2020 को इशू किए थे, लेकिन फाइनली उनको सब्सक्रिप्शन कब मिली है, 30th April 2020 को, यानी उन्हें अमाउंट कब रिसीव हो रही है, 30th April 2020 को। एंड शेयर्स वर अलॉटेड ऑन 15th May 2020। 30th April 2020 को सारे शेयर्स जो है वो पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए थे, लेकिन अलॉटमेंट उनको इमीडिएटली नहीं की गई, 15th May 2020 को की गई है। तो इसके रिगार्डिंग हमें जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करनी है और बैलेंस शीट में अमाउंट शो करनी है। सो ये हमारे पास है फॉर्मेट जर्नल एंट्री का। सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ डायनामिक लिमिटेड। और यहां पर लिखेंगे जर्नल। सो फॉर्मेट फॉलो करने के बाद डेट,
पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। सो फर्स्ट हमारे पास डेट कौन सी आएगी, जब हमें फाइनली सब्सक्रिप्शन की अमाउंट रिसीव होती है। सो हमने शेयर्स 1 अप्रैल को इशू किए थे 2020, लेकिन अमाउंट हमें रिसीव हुई है 30 अप्रैल 2020 को। सो फर्स्ट एंट्री हमारी आएगी अमाउंट रिसीव करने की रिगार्डिंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। सो यहां पर हम 2020 लिख देंगे और डेट आएगी 30 अप्रैल। बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि अमाउंट हमें रिसीव हो रही है और जब अमाउंट हमें रिसीव होती है तो बैंक को हम डेबिट करते हैं। बैंक हमारी एसेट है, इंक्रीज होगा इसलिए डेबिट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये जो हमें अमाउंट रिसीव हुई है वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट से रिसीव हुई है, इसलिए क्रेडिट हम किसको कर देंगे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सो 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए गए हैं और अमाउंट हमें 10 रुपीज के अकॉर्डिंग रिसीव हो रही है। सो यहां पर कितना आ जाएगा, 10 लाख। साथ में आपने नरेशन भी लिखनी है, बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट हमारे पास आती है अलॉटमेंट करने के रिगार्डिंग एंट्री। हमने अलॉटमेंट की है 15 मई 2020 को। सो जिस डेट को आप अलॉटमेंट करते हो उसी डेट को आपने अमाउंट को ट्रांसफर करना होता है शेयर कैपिटल में। सो हमें अमाउंट रिसीव हो रही है 30 अप्रैल 2020 को, लेकिन हमने शेयर्स अलॉट किए हैं 15 मई 2020 को। सो इट मीन्स जिस डेट को हमने शेयर्स अलॉट किए हैं उसी डेट को हम ये अमाउंट ट्रांसफर करेंगे अपने शेयर कैपिटल में। सो यहां पर हमारे पास डेट आ जाएगी 15 मई। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यानी जो अमाउंट हमें इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट से रिसीव हुई थी उसको हम कहां पर ट्रांसफर कर रहे हैं, शेयर कैपिटल में। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सो अमाउंट हमारे पास सेम आ जाएगी 10 लाख। और यहां पर हम नरेशन भी मेंशन करेंगे, बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। और लास्ट में आपको इसका टोटल कर देना है ताकि आपका पूरा फॉर्मेट कंप्लीट हो जाए। सो इसी स्टेटमेंट की हमें बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है और साथ में नोट्स टू अकाउंट्स शो करने हैं। सो ये हमारे पास फॉर्मेट फॉर वर्किंग नोट्स। सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट्स। फर्स्ट हमारे पास आएगा शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग, क्योंकि हमें शेयर कैपिटल कैलकुलेट करके बैलेंस शीट में मेंशन करनी है। शेयर कैपिटल में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कैलकुलेट करना होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ऑथोराइज्ड कैपिटल नहीं गिवन, हमें नहीं बताया हुआ कि कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है, रजिस्टर्ड कैपिटल कितनी है।
सो इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे, लेकिन मेंशन जरूर करना है, डैश इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। नेक्स्ट हमारे पास आता है इशूड कैपिटल, जो मार्केट में इशू की गई है। इशूड कैपिटल के रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में। कंपनी ने 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए थे ₹10 ईच। सो यहां पर हम मेंशन कर देते हैं 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। सो ये हमारे पास आ जाएगा 10 लाख। ऐसे ही अब हमें नेक्स्ट सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी कैलकुलेट कर लेनी है, यानी वो कैपिटल जो जनरल पब्लिक ने सब्सक्राइब की है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में हमारे पास 2 कैटेगरीज आती हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और दूसरा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। सो यहाँ पर जितनी भी सब्सक्रिप्शन की गई थी पब्लिक के द्वारा वो सारी फुल्ली पेड अप है, क्योंकि उन्होंने फुल पेमेंट कर दी है। सो इसीलिए हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सो 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए गए थे और पूरे 1 लाख इक्विटी शेयर्स सब्सक्राइब भी किए गए हैं। सो यहां पर भी हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 10 लाख। सो ये हमारे पास है शेयर कैपिटल की वैल्यू। वर्किंग नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल कितना आएगा, 10 लाख। सो ये हमारे पास है फॉर्मेट रिगार्डिंग बैलेंस शीट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट, जो हमें डेट गिवन होगी। सो बैलेंस शीट में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में फर्स्ट हमारे पास आएगा शेयर होल्डर्स फंड, और उसके अंडर हमें मेंशन करना है शेयर कैपिटल। जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया है वर्किंग नोट नंबर 1, और अमाउंट है 10 लाख। ऐसे अब हमें एसेट साइड भी प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि एसेट साइड हमें बैंक से अमाउंट रिसीव हो रही है। सो यहां पर एसेट साइड भी हमें इसको कंप्लीट करना है। तो सेकेंड एलिमेंट हमारे पास आ जाएगा एसेट्स। अब क्योंकि कैश एट बैंक हमारी करंट एसेट होती है, इसलिए हमें हेडिंग क्या देनी होगी यहां पर, करंट एसेट्स। सो करंट एसेट्स में हम मेंशन कर देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। सो ये भी सेम वैल्यू आएगी, क्योंकि बैंक के थ्रू हमें 10 लाख ही रिसीव हो रहा था। सो एसेट्स और लायबिलिटी साइड हमारी इक्वल हो चुकी हैं। सो यहां पर हम टोटल भी मेंशन कर देंगे। और नेक्स्ट एसेट साइड भी हमें टोटल मेंशन कर देना है। सो ऐसे ही आपको सारे फॉर्मेट्स फॉलो करने हैं और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश को डिस्कस किया।
इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश में से हमने फर्स्ट कंडीशन का फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स एट पार by receiving all amount at once. So I hope ये लेक्चर्स आपको हेल्प कर रहे हैं. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए. अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमारी इंस्टाग्राम आईडी जुली कोचिंग पर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं.